हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बेसिन की संधि एक बेकार आदमी से संधि थी। आंसर देखते हैं। अब ये बेसिन की संधि क्या थी, किसके साथ हुई, कब हुई? बेसिन की संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी बाजीराव द्वितीय के साथ। कब हुई थी ये? 31 दिसंबर 1802 में। आंसर देखते हैं। बेसिन की संधि एक कमज़ोर पेशवा से संधि अवश्य थी, एक ऐसे पेशवा से जो अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर था। फिर भी हम इसे एक बेकार आदमी से संधि नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी के लिए इस संधि के कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ थे। अब ये संधि कैसे हुई थी, क्या हुआ था, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको एक बार वो शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको वो आंसर क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए हिस्ट्री थी कैसे और बेसिन की संधि कैसे हुई थी। पिछले हफ्ते में मैंने 2 वीडियोस डाले थे सालभाई संधि को लेकर, वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, वो एक बार देख लेना ताकि उससे आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, कि पता चल जाए कि सालभाई की संधि कैसे हुई थी। जब सालभाई की संधि हुई थी तो उसमें यह था कि 20 वर्षों का अवकाश मिला था एक तरह से मराठों को, कि इसमें ब्रिटिश और मराठा युद्ध नहीं करेंगे 20 वर्षों तक। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें मराठों ने तो अपना आपसी में युद्ध करते रहे, उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसको लेकर वो आपस में युद्ध करते रहे। लेकिन इस टाइम में 20 वर्षों में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। और इसमें जो उसके पुराने दुश्मन थे, मैसूर था, निजाम था, उन्होंने इस 20 वर्षों में उनसे निपट लिया था। जब मराठा उत्तराधिकारी के युद्ध में उलझे हुए थे, तब एक तरफ था महादजी सिंधिया और दूसरी तरफ था माधवराव द्वितीय। ये दोनों भी, इन दोनों की भी मृत्यु हो चुकी थी। और जो मेन था, जो मराठा साम्राज्य को संभाल कर रख रहा था, वो थे नाना फडणवीस। उनकी भी जब मृत्यु हो गई, तब एक महादजी सिंधिया थे, जो उनका उत्तराधिकारी बना, वो था दौलत राव सिंधिया। और जो दूसरी तरफ थे वो थे माधवराव द्वितीय, जिनका पुत्र था बाजीराव द्वितीय। अब ये जो दोनों थे, दौलत राव सिंधिया और दूसरा, इन दोनों में थोड़ा सा दूरदृष्टि की कमी थी, उनकी सोच ऐसी नहीं थी जैसे इनके पूर्वजों की रही थी। दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय, इन दोनों की दूरदृष्टि इतनी अच्छी नहीं थी कि इनको पता चल सके कि अपने साम्राज्य को कैसे बचाना है। उसके बाद आए तो दौलत राव सिंधिया था और यशवंत राव थे। इन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन पूना दरबार में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। तो इस चीज़ में दौलत राव को सफलता मिली। उसके बाद क्या हुआ, जो दौलत राव थे और बाजीराव थे, इसके बाद क्या हुआ, जो दौलत राव थे और बाजीराव थे, इन दोनों ने मिलकर यशवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या करा दी। और उसी में यशवंत राव को गुस्सा हो गया और उन्होंने पूना पर हमला कर दिया, जिसमें पेशवा और सिंधिया की सेना पराजित हो गई। उसके बाद जो बाजीराव द्वितीय था, वो हताश होकर ब्रिटिश कैंप में चला गया और 31 दिसंबर 1802 को उसने ब्रिटिश कंपनी के साथ बेसिन की संधि कर ली। अब सबको क्लियर हो रहा होगा बेसिन की संधि कैसे हुई। 3 मेन पर्सन थे। पहला कौन था? पहला था बाजीराव द्वितीय, दूसरा था दौलत राव सिंधिया और तीसरा था यशवंत राव होलकर। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली, जो ब्रिटिश कंपनी की साइड से था, गवर्नर जनरल। जो उसकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी, जिसमें वो चाहता था, विस्तारवादी मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया, अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सर्वप्रथम इस संधि के माध्यम से कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया।
अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि कर ली तो उसने ये अधिकार दे दिया ब्रिटिशर्स को कि अब वो मराठा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस संधि के द्वारा मराठा परिसंघ का पेशवा अब कंपनी के अधीन हो गया, जिसके नाम पर कंपनी मराठा परिसंघ के अंतर्गत कहीं भी अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकती थी। यही कि जब उसको ये भी अधिकार मिल गया कि अब वो मराठा का परिसंघ है या जो भी उनका एरिया है, उनका क्षेत्र है, उसमें अब कंपनी कहीं पर भी अपना विस्तार कर सकती थी। उसको ये भी अधिकार मिल गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस संधि के कारण ही इलाहाबाद, मैसूर तथा हैदराबाद के साथ साथ भारत में एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के केंद्र पुणे ब्रिटिश सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये था कि जैसे बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी, जैसे इलाहाबाद, मैसूर और हैदराबाद में, वैसे ही एक इम्पोर्टेंट जगह थी पुणे। इसमें भी ब्रिटिश सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। और बाद में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, पुणे को ही मराठा की कैपिटल भी बना देते हैं बाद में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस संधि में पेशवा की विदेशी नीति को भी कंपनी के अधीन कर दिया तथा भविष्य में पेशवा तथा निज़ाम और पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच होने वाले किसी भी विवाद में मध्यस्थता का अधिकार ब्रिटिश को प्रदान किया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो पेशवा की विदेशी नीति थी अब वो भी कंपनी के अधीन हो गई थी, कि जो भी उसको विदेशी नीति बनानी है, जैसे कि अब कोई भी यूरोपीय देश जो अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं, लाइक फ्रांस या डच, वो अब मराठा परिसंघ में कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। भविष्य में पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच होने वाले किसी भी विवाद में मध्यस्थता का अधिकार ब्रिटिश को प्रदान किया गया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे पेशवा और निज़ाम थे और पेशवा तथा गायकवाड़ थे, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो वो आपस में नहीं सुलझा सकते। पेशवा निज़ाम के साथ बात नहीं कर सकते, पेशवा गायकवाड़ के बीच ही बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को ये अधिकार मिल गया है कि जो भी मध्यस्थता होगी वो ब्रिटिश कंपनी के थ्रू ही होगी। अब ब्रिटिशर्स मेन रोल लेंगे इसमें, कि कोई भी विवाद होता है उसको वो सुलझाएंगे, ये अकेले पेशवा नहीं सुलझा सकते। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस तरह बेसिन की संधि ने भारत की सबसे प्रमुख शक्ति के साथ ब्रिटिश कंपनी के संबंध निश्चित कर दिए, जो पूरी तरह ब्रिटिश हित में थे। इसमें कहना चाह रहे हैं कि बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि करी थी, इसमें उसने अपने सारा जो अधिकार थे वो उसने ब्रिटिशर्स को दे दिए थे, और खुद जो बाजीराव द्वितीय था वो खुद कंपनी के संरक्षण में आ गया था, और उसने जितनी भी जो भी शक्तियाँ थी, जो भी उसके पास जो भी पावर वगैरह थी, वो उसने सब कुछ ब्रिटिशर्स को दे दिए थे, और ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के हक में भी थे, जो कि आगे जाके पता चलता है क्यों थी। क्योंकि इसमें जितनी भी मराठा की शक्तियाँ थी वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में आ गई थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और कोई चेंजेस चाहते हो तो वो भी बताना, मैं उसको भी अप्लाई करूँगी। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।